दोस्तों असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग कब से स्टार्ट होगी और क्या बेस्ट टाइम है आईटीआर को फाइल करने के लिए, ताकि आपको कोई लेट फीस ना लगे या फिर नोटिस ना आए, रिफंड भी जल्दी आ पाए। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों आईटीआर में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, जैसे कि अब आप यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो अब वहाँ पे दो एड्रेस आपको दिखाई देंगे, एक होगा प्राइमरी एड्रेस, एक होगा सेकेंडरी एड्रेस। तो दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि इस एड्रेस सही आप मेंशन करें, क्योंकि इस पे ही कोई भी कम्युनिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जाता है। तो ज़्यादातर केस में देखा गया है कि कंसल्टेंट्स अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे देते हैं आईटीआर में। तो आपको इंश्योर करना है कि क्लाइंट का ही आईडी और मोबाइल नंबर दें, ताकि जो नोटिस है वो क्लाइंट को सर्व हो पाए या जो कम्युनिकेशन है वो क्लाइंट से किया जा सके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसलिए जब आप आईटीआर फाइल करें तो उसमें ये जो चीज़ है वो ध्यान से चेक करें कि क्या ये एड्रेस सही मेंशन किए गए हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि अब आईटीआर में फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग रिपोर्ट करने के लिए सेपरेट कॉलम शेड्यूल दे दिए गए हैं। तो जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं तो अभी तक तो कोई सेपरेट इसके लिए शेड्यूल कॉलम नहीं दिए गए थे, लेकिन अब इसके लिए सेपरेट शेड्यूल दे दिए गए हैं। जो व्यक्ति फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे उन्हें अब बताना होगा कि उनकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर कितनी है, और इसके अलावा उन्हें फ्यूचर एंड ऑप्शन से इनकम कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये दोस्तों आपको अलग से रिपोर्ट करना होगा। इससे पहले सरकार ने इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग के केस में भी इसी प्रकार की रिपोर्टिंग इनेबल की थी। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए भी आपके लिए रिपोर्टिंग उपलब्ध है। तो आप इंश्योर करें कि अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की है तो आपको बिजनेस सेट के अंतर्गत इसे दिखाना है। आईटीआर 3 नॉर्मली आपको फाइल करनी है और उसमें आपको शेड्यूल पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट में ये फील्ड सेपरेटली दिखाई देगी। इसके अलावा दोस्तों एक और जो चेंज किया गया है वो डिसअलाउंस ऑफ एमएसएमई इंटरेस्ट। दोस्तों अगर आप मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइज को टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो पेमेंट आपको अलाउड नहीं होती है। तो अगर आप उन्हें डिले से पेमेंट करते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, उसकी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो बिजनेसमैन को ध्यान रखना है कि उनका जो खर्चा है वो तो डिसअलाउ किया ही जाएगा। इसके अलावा जो इंटरेस्ट पे किया गया है एमएसएमई को डिलेड पेमेंट के लिए वो भी डिसअलाउ किया जाएगा, और इसके लिए सेपरेट रिपोर्टिंग अब आईटीआर में मांगी गई है अदर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत। तो अब टैक्स ऑडिटर को भी ये रिपोर्ट करना होगा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, और उसके बेस पे आपको आईटीआर में भी ये फिल करना होगा कि कितना इंटरेस्ट पे किया है टैक्स पेयर ने, जो कि नॉन डिडक्टेबल है, वो अपने इनकम में से कम नहीं कर सकता है, और अकॉर्डिंगली उसे जो टैक्स है वो पे करना होगा। एक और इम्पोर्टेंट चेंज जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है वो है पार्टनर को अब रेमुनरेशन जो है वो डिस्क्लोज़ करनी होगी सेपरेटली, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म 10% टीडीएस काटती है जो पार्टनर को रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन देती है। तो इसके लिए सेपरेट शेड्यूल आईएफ के अंतर्गत रिपोर्टिंग करनी है। दोस्तों पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी हेड के अंतर्गत नहीं जाती, बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत जाती है। तो वहाँ पे ही आपको ये रिपोर्टिंग करनी है और इंश्योर करना है कि मैच कर रही हो जो पार्टनरशिप फर्म ने नॉर्मली टीडीएस काटा है उससे, ताकि बाद में कोई मिसमैच का नोटिस ना आए या फिर रिटर्न प्रोसेसिंग में कोई बाधा ना आए। एक और जो चेंजेस किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वो है 80GGC से रिलेटेड। दोस्तों टैक्स पेयर अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है इलेक्टोरल ट्रस्ट या फिर पॉलिटिकल पार्टी को, तो अब आपको पॉलिटिकल पार्टी का नेम, पैन नंबर भी आईटीआर में दिखाना होगा। पहले रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब जो नेम है पॉलिटिकल पार्टी का वो भी बताना होगा। हमने लास्ट ईयर में बहुत से टैक्स पेयर के केस में नोटिस देखे हैं जो कि उन्होंने डोनेशन दी थी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसके बेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी किए हैं, और बहुत से क्वेश्चन जो है टैक्स पेयर से पूछे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के संपर्क में कैसे आए, उन्होंने कितनी डोनेशन दी, कैसे डोनेशन दी, पॉलिटिकल पार्टी क्या इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है या नहीं। तो अगर आप ये सभी प्रूव नहीं कर पाएंगे तो उस केस में आपने जो डोनेशन दी है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो इसलिए इंश्योर करें कि अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखें ताकि आपके आईटीआर टाइमली प्रोसेस हो पाए। दोस्तों अगर आप रिटर्न को रिवाइज करेंगे तो आपको लेट फीस भी पे करनी होगी। इसके लिए भी सरकार ने चेंजेस किए हैं। पहले आप सिर्फ 9 महीने तक ही आईटीआर को रिवाइज कर सकते थे, यानी कि 31 दिसंबर तक। अब उसके बाद भी कर पाएंगे, यानी कि 1 जनवरी से 31 मार्च 2027 के बीच में अगर आप रिटर्न को रिवाइज करेंगे तो उस केस में आपको लेट फीस पे करनी होगी।
जो कि 1000 रुपये होगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, 5000 होगी अगर इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं लेकिन बिलेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की अभी भी डेट 31 दिसंबर ही है, तो अगर आप उस डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको अपडेटेड रिटर्न ही फाइल करनी होगी। तो रिवाइज रिटर्न की ऑप्शन उन्हीं व्यक्तियों को दी गई है जो पहले रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए सेपरेट डिस्क्लोजर ITR में ही दे दिया गया है लेट फीस का जो आपको पे करनी होती है। दोस्तों अगर आप डोनेशन देते हैं तो उस केस में भी अब सेपरेट रिपोर्टिंग मांगी गई है। जैसे कि आप ओल्ड जी में 80G की डोनेशन क्लेम करते हैं तो उस केस में आपको IFSC कोड बताना होगा, किस बैंक से आपने पेमेंट की है, और ट्रांजैक्शन रेफरेंस ID भी ITR में फिल करना होगा। तो जब भी आप डोनेशन दें तो आप इंश्योर करें कि बैंक से स्टेटमेंट लेके उसमें जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस ID है वो रिपोर्ट करना है आपको ITR में। बहुत से लोगों ने डोनेशन की डिडक्शन क्लेम की है तो उन्हें नोटिस भी आए हैं डिपार्टमेंट से, तो आपको इंश्योर करना है कि करेक्ट डोनेशन ही की डिडक्शन क्लेम करें, क्योंकि नॉर्मली 100% डोनेशन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही मिलती है। जैसे कि आपने प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड में जो है कंट्रीब्यूशन किया है या चीफ मिनिस्टर फंड में, अदरवाइज़ आपको जो डोनेशन है उसका 50% अमाउंट ही डिडक्शन के तौर पे मिलता है। अगर आप स्पेसिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हैं तो आप वहाँ से जो डोनेशन की रिसीट है वो ज़रूर लें और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपना कंप्लीट रखें। दोस्तों जो बेस्ट टाइम है ITR को फाइल करने का 15 जून के बाद है, क्योंकि 31 मई तक TDS की रिटर्नें फाइल की जाती हैं आपके डिडक्टर के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। उसके बेस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ITR में आती है, यानी कि AIS में 26 AS में, उसे देख के ही आपको अपनी ITR फाइल करनी होती है। और SFT जो ट्रांजैक्शन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो भी 31 मई तक ही रिपोर्ट की जाती हैं आपके जो डिडक्टर हैं उसके द्वारा, या फिर आपका जो बैंक्स हैं, जो रजिस्ट्रार है जहाँ पे कि प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, तो उसके बाद आपको रिकंसाइल करने के बाद ही 15 जून के बाद ही रिटर्न फाइल करनी है। और दोस्तों ITR फाइलिंग कब से स्टार्ट होगी? हम उम्मीद करते हैं 30 मई के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी भी अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं ITR के लिए कोई यूटिलिटी उपलब्ध नहीं है, ना ही JSON फाइल जो है वो उपलब्ध कराई गई है, ना ही ऑफलाइन कोई यूटिलिटी उपलब्ध है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 30 मई तक जो ITR फाइलिंग है वो इनेबल की जाएगी। तो तब तक आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लें, अगर 10,000 से ज़्यादा है तो पे कर दें, क्योंकि उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा जैसे ही नेक्स्ट मंथ आएगा। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ITR फाइलिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टैक्स हील के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए।